नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी जसीम निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले की फसील से कौम से खिताब किया और उस खिताब के दौरान उन्होंने कई वादे भी किए। वैसे भी वज़ीर आज़म के जो वादे होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने 2014 के आम इंतखाबात से कबल ये वादा किया था कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो 2 करोड़ बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करेंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वो वादे ही रहे और आजकल अक्सर ये देखा जा रहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में उनके जो दावे होते हैं, उनके जो वादे होते हैं वो कितने खोखले होते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर अब ये लतीफ़ा बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है, ये जोक बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है, जिसमें एक शौहर है जो अपने बीवी से मुख्तलिफ वादे कर रहा है कि मैं तुम्हें वो दिला दूंगा, मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आसमां से तारे तोड़ कर तुम्हारे लिए लाऊंगा। इस तरह के वादे करता है। अब जवाब आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बीवी कहती है कि प्लीज़ नरेंद्र मोदी की तरह बात मत कीजिए या वादे मत कीजिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक लतीफ़ा था। हम तो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। उन्होंने किस तरह कौम की खिदमत अंजाम दी आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके कारनामे देखिए कि कैसे कैसे उन्होंने कारनामे अंजाम दिए। ख़ास तौर पर ट्रंप के बाजू बैठकर भी ट्रंप उन्हें गुस्सा कर रहे थे और वो खामोश रहे। तो कम्युनिकेशन गैप कहते हैं उसे, यानी अंग्रेज़ी समझने नहीं आई या फिर कोई और वजह थी जो वज़ीर आज़म खामोश रहे। लेकिन वज़ीर आज़म ने कल आरएसएस की तारीफ़ की और ऐसे तारीफ़ की कि और कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी तंजीम यानी एनजीओ जो है वो आरएसएस है। तो बहरहाल हम चलेंगे जनाब जसीम निज़ामी की तरफ और पूछेंगे कि अचानक आरएसएस की चापलूसी वज़ीर आज़म ने क्यों शुरू कर दी। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि उन्होंने ट्रंप का हवाला देकर आपने कहा कि नरेंद्र मोदी इस सवालात के बावजूद, इल्ज़ामात के बावजूद उन्हें खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इसको आपने कमीशन गैप का नाम दिया है। आपको याद होगा जब हम इनसे जो पेशरो वज़ीर आज़म हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने किसी मसले पर जब खामोशी इख्तियार की तो यही बीजेपी के वो अफराद थे जो उन पर खामोशी का इल्ज़ाम लगाते थे। तो उन्होंने पार्लियामेंट में, आपको याद होगा, उन्होंने एक शेर कहा था कि हज़ारों जवाबों से है खामोशी, मेरी खामोशी अच्छी। जी जी, हज़ारों जवाबों से मेरी अच्छी है खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। अब यहाँ पर इस खामोशी के मामले में नरेंद्र मोदी कम से कम ये बात तो नहीं बोल सकते। हाँ, अलबत्ता वो ये ज़रूर अपने ज़ुबान हाल से कह सकते हैं कि वहाँ लाख लाख सुखन इज़्तिराब में, ट्रंप की जानिब से लाख लाख सुखन इज़्तिराब में, यहाँ एक खामोशी तरह सबके जवाब में। यानी कि वो कितना भी बोलते रहे उनका जवाब इनके नज़दीक खामोशी है। अब जहाँ तक कल की बात जो आप बता रहे हैं कि कल उन्होंने 102 मिनट तक तकरीर की है उन्होंने जी, 103 और उसमें उन्होंने क्या किया है कि सबसे ज़्यादा आरएसएस की चापलूसी जी बयान की है। मसला ये है रियाज साहब कि अब जो है सो नरेंद्र मोदी हमारे वज़ीर आज़म जी को ये यकीन हो चुका है कि अब उनका वक्त जो है सो करीब आ चुका है। अगर 17 सितंबर के बाद जिस तरह से आरएसएस की तरफ से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो ओहदे से इस्तीफा दे करके या हट करके दूसरे नए चेहरों को मौका दें, तो इस बात का उनको अच्छी तरह से एहसास हो चुका है। अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से कम अज़ कम भागवत जी के कदमों में, चरणों में झुक करके या आरएसएस को अपना फिर से हमनवा बना करके कम अज़ कम अपने लिए सिक्योरिटी फराहम कर लें। यानी कि अगर उनको किसी वजह से, एक तो ये है कि वो ये चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम 2035 में हम फला चीज़ का ओपनिंग करेंगे, इफ्तिताह करेंगे, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हम 10 साल और रहेंगे। लेकिन अगर बाय द वे अगर प्रेशर पड़ता है आरएसएस की तरफ से और किसी वजह से उनकी हुकूमत यानी उनको इक़्तिदार से हटना पड़ता है, तो हटने की सूरत में कम अज़ कम उनको एक ऐसा ओहदा मिल जाए, एक ऐसा ओहदा मिल जाए जो उनकी सिक्योरिटी का सबब बन जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में ये शायद पहले वज़ीर आज़म हैं जिनके हटने का इंतज़ार अपनों के अलावा, गैरों के अलावा अपने भी कर रहे हैं। यानी इन्होंने इतने मज़ालिम ढाए हैं,
इनडायरेक्ट या डायरेक्टली कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी इख्तियार से हटे और कभी इसके खिलाफ मुकदमा दायर हो। अब यकीन मानिए जिस दिन मोदी हमारे वज़ीर आज़म इख्तियार से हटेंगे उसके दूसरे दिन से आप देखेंगे कि उन पर कितने मुकदमे दायर होते हैं, क्योंकि बहुत इन्होंने इतने मजालिम किए हैं अपनों पे गैरों पे और हर मामले में कि हर लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये चापलूसी की बात है। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जाके बाज़ाब्ता उन्होंने नागपुर जाकर के मुलाकात भी की है। तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपने लिए एक सेफ प्लान का मनसूबाबंदी कर रहे हैं। या तो इक़्तिदार पर रहने का मौका दिया जाए या इक़्तिदार से अगर हट भी जाए तो उनके लिए कोई अच्छा सेफ साइड, हाँ सेफ पैकेज मिल जाए किसी ओहदे की शक्ल में। जी आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि जसीम निज़ामी ने कहा है कि वो सेफ पैसेज की तलाश में है, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जब 75 साल के हो जाएंगे तो उन पर जो तलवार लटक रही है ओहदे से हटाए जाने की, क्या उस तलवार का इस्तेमाल करेगी RSS? ये सोचने वाली बात है। लेकिन RSS सरबराह मोहन भागवत ने वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा है कि जो लोग 75 साल की उम्र को पहुँच जाए वो खुद ब खुद यानी अपने तौर पर वो यानी लीडर बनने से इज्तिनाब करें, सियासत करने से इज्तिनाब करें और अपने घर का रास्ता देखें। लेकिन घर हो तो जाएंगे कहाँ? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक अच्छी बात कहते हैं, हम तो फ़कीर हैं, बस्ता डालेंगे और निकल जाएंगे। तो बहरहाल अब देखना यह है कि 17 सितंबर के बाद इस फ़कीर का क्या होता है। वो बस्ता डाल कर जाएंगे या फिर ओहदे वज़ारत उज़्मा से चिपके रहेंगे या चिमटे रहेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उन्होंने RSS की तारीफ़ की, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर उनके नाक़िदीन का कहना है कि वो तारीख से नावाकिफ़ होते हैं। वैसे भी वज़ीर आज़म की जो पैदाइश है वो 2 मरतबा हुई है और तीसरी मरतबा भी हुई है। कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी जो पैदाइश हो वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी हयातियाती पैदाइश नहीं है, ये एक पैदाइश। दूसरी पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि 17 सितंबर 1950 को उनकी पैदाइश हुई। तीसरी पैदाइश यानी एक और डेट ऑफ बर्थ है लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाता है। ताहम अरविंद केजरीवाल ने जब उनके तालीमी काबिलियत पर सवालात उठाए थे तो उस वक्त ये बात कही थी। तो बहरहाल वज़ीर आज़म अब 75 साल की उम्र को पहुंचने वाले हैं अगले माह, और अब देखना ये है कि क्या वो इस ओहदे पर बरकरार रहते हैं और अगर नहीं रहते हैं तो कौन उस ओहदे पर फायज होगा। और वैसे भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ RSS की तायद की बल्कि ये भी कहा, पाकिस्तान को धमकी भी दी। और बहुत अच्छी बात है धमकी देना पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी नाक में दम कर रखा है। तो बहरहाल अब तो ट्रंप भी पाकिस्तान के साथ हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को यका वो तनहा कर दिया है। और यका वो तनहा जो आइसोलेटेड पोजीशन में हिंदुस्तान जो आ गया है वो नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। तो बहरहाल उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने बात की है, आपने सुनी होंगी उनकी तकरीर। और उसके बाद सुदर्शन चक्र जो मिशन है उसके बारे में उन्होंने बात की, फिर रोजगार स्कीम और GST रिफॉर्म्स की बात की है। तो आप बताइए जसीम साहब, GST रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं, लॉकडाउन इन्होंने नाफिज किया, तबाही बर्बादी आई। और आप देखेंगे नोटबंदी इन्होंने नाफिज की, तबाही बर्बादी आई, हलाकतें आई, मौत आई। और आप देखेंगे कि अब GST उन्होंने शुरू किया, तबाही बर्बादी आई। अब वो GST रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्या ये बताना चाह रहे हैं कि जाते वक्त कुछ अच्छा कर जाऊं? देखिए वो एक मुहावरा है ना कि जब पड़ी वक्त मुसीबत तो खुदा याद आया। हाँ। यहाँ मसला ज़रा सा अलग है कि जब पड़ी वक्त मुसीबत तो अवाम याद आया, RSS याद आया। जी मसला यह है कि वो अपनी उनको इस बात का, मैं जैसे भी कहा आपको अभी, कि उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके पांव तले ज़मीन खिसकने के लिए तैयार है जी। या तो उसको RSS की जानिब से हटा दिया जाएगा या उनको अपोजिशन की जानिब से हटाया जाएगा। ये सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। जी। अब सवाल ये है कि RSS तो खैर कभी नहीं चाहिए कि हुकूमत जाए, क्योंकि RSS की जो वजूद है उसका वजूद इसीलिए है कि जब कि वो किसी भी तरह इक़्तिदार पर कब्जा जारी रखे। जी। क्योंकि वो ये चाहेगा कि सिर्फ चेहरे बदल जाए। हुकूमत की तब्दीली के कभी वो मुतमन्नी नहीं हो सकते, न कभी वो इसकी कोशिश करेंगे। वो यही चाहेंगे कि सिर्फ चेहरा बदल जाए, हुकूमत BJP की ही रहे, चाहे वो इंडियन की शक्ल में हो या किसी और की शक्ल में हो। अभी तो थोड़े दिन पहले आपने गौर किया होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ उसमें BJP बनाम BJP मुकाबला हुआ। और उसमें ये बात वाज़ेह खुल करके सामने आ गया है कि BJP के अंदर भी बगावत पैदा हो गए हैं, बगावत शुरू हो चुका है। उसका नतीजा प्रताप लोधी की जीत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसके लिए जो ना नरेंद्र मोदी के जो दस्ते रास है अमित शाह जी, और उनके दस्ते रास से
बलियान जो थे, हाँ मलियान जोशी, वो मलियान संजय बालियान, जी हाँ। वो इंतखाबात हार गए। तो गुजरात लॉबी को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उनके हाथों से इक़्तिदार खिसक रहा है। जी हाँ। और जो गुजरात लॉबी के अपोजिट जो बीजेपी के अंदर जो खेमा है वो अपना एक अलग रंग दिखा रहा है। इस चीज़ को महसूस करते हुए आरएसएस चाहती है किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी अपना रास्ता यानी कि दूसरों के लिए रास्ता छोड़ दे। आरएसएस का कल जितनी तारीफ की गई है लाल किला से, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल किला से किसी तंजीम की तारीफ और तौसीफ की गई हो, जबकि सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस अपने आप को एक सकाफती तंजीम करार देती है, एक समाजी तंजीम करार देती है। लेकिन पूरी दुनिया की तारीफ उठाकर देख लें, कोई ऐसी तंजीम है दुनिया भर में जो समाजी तंजीम हो और सकाफती तंजीम होने का दावा करे और फिर वो इख्तियार पर कब्जा करने के लिए कोशिश भी करे। ये बीजेपी दरअसल आरएसएस का ही एक शाख है, इसमें सारी दुनिया को मालूम है, मगर वो अपने आप को सकाफती तंजीम करार देती है। और जिसको वो सरदार पटेल को जो है ना वो सामने करके बुलाते हैं, अपना रहनुमा बताते हैं, सरदार पटेल ने उनके ऊपर 1949 में जो पाबंदी आई थी, ये आपको भी गांधी जी के कत्ल के बाद। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक सरदार पटेल का सवाल है, आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये वही आरएसएस है जिसकी वज़ीर-ए-आज़म तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस पर सरदार पटेल ने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा पाबंदी आयद कर दी थी। और आपको ये बता दें कि गांधी जी के कत्ल के फौरी बाद एक ऐसी पाबंदी आयद की गई, बाद में उठा ली गई। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने कहा कि हम कोई ऐसी सरगर्मी नहीं करेंगे, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में शामिल नहीं रहेंगे। जब इन्होंने ये तयक़ुन दिया तो वो पाबंदी हटाई गई थी। अब अंदाज़ा कीजिए सावरकर को अगर इनका बस चले तो बाबा कौम महात्मा गांधी को बदल कर बाबा कौम सावरकर को कर देंगे। और आपको ये बताना जरूरी है कि गांधी जी के कत्ल में सावरकर का क्या हाथ था, लेकिन अदालत वो उसे साबित तो नहीं किया, अदालत में उसे तो साबित नहीं किया जा सका। लेकिन हिंदुस्तान का जो पहला दहशतगर्द था नाथूराम गोडसे, वो मौत के मुंह में चला गया। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब जो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक ही अजीम शख्सियत को, बाबा कौम को, जो पयामे अदम तशद्दुद देते हैं, उनको कत्ल कर रहा है। एक ज़ईफ शख्स को कत्ल करना, क्या ये बहादुरी है? मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बुज़दिली और कुछ नहीं हो सकती। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं, और उस खबर का ताल्लुक ट्रंप और पुतिन से है। लेकिन ट्रंप और पुतिन के अलावा इस खबर का ताल्लुक यानी आप देखेंगे कि किस अंदाज में रूस और ज़ेलेंस्की के दरमियान जो चल रहा है वो बहुत अहम मोड़ इख्तियार कर सकता है, वो ख़ज़िया। और इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, क्योंकि जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कभी कभी अजीब व गरीब बातें करते हैं, उसी तरह ऐसा लगता है कि ट्रंप तो हमेशा ही इस तरह की अजीब व गरीब बातें करते हैं। अब झगड़ा है अमेरिका का, रूस का, ज़ेलेंस्की के यूक्रेन का, लेकिन यूरोपीय यूनियन का। लेकिन हमारे ट्रंप कहते हैं कि अगर, यानी कि कल जो कहा उन्होंने कि अगर पुतिन के साथ मेरी बातचीत नाकाम रहेगी तो फिर मैं हिंदुस्तान पर फिर मजीद टैरिफ आयद करूंगा। अरे शर्म की बात है, अरे मेरे भाई, लड़ाई तुम्हारी है, हिंदुस्तान को क्यों घिसेट रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ज़हनी तवाज़ुन है उसमें गड़बड़ है। जी जी, असल में देखिए सवाल वही है कि वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दबाव, जैसे कि आपने कहा था कि हिंदुस्तान की खामोशी उसको इस बात की शह दे रहा है कि वो हिंदुस्तान पर मजीद टैरिफ आयद करता जाए और मजीद दबाव की पॉलिसी जो है ना इख्तियार करता जाए। अभी देखिए अलास्का में जो अब कल जो मीटिंग हुई है उसमें 3 घंटे तक बंद करने में मीटिंग हुई, 3 घंटे तक, जबकि कमरे से बाहर निकलने के बाद सिर्फ 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सिर्फ 3.5 मिनट जो है ना ट्रंप कुछ बोल सके, है ना। सवाल ये है कि ये ट्रंप का दावा है कि ये जो मुज़ाकरात है नतीजा खेज है, कामयाब हुआ, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। ये चूंकि ट्रंप जिस धमकी और जिस अंदाज से ट्रंप रूस के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे थे उसमें वो नाकाम हो गए। उसकी वजह ये माहिरीन ये बता रहे हैं कि ट्रंप के साथ, रूस के साथ, रशिया के साथ जो डेलीगेशन में जो 5 लोग आए थे पुतिन साहब के साथ, वो 5 के 5 इक़्तिसादी माहिरीन थे और खारजा पॉलिसी के माहिरीन थे। और जो अमेरिका के जो शराइत रख रहे थे, जो बातचीत हो रही थी, उसमें उस मुज़ाकरात में इनकी टीम जो है, रशिया की टीम जो भारी पड़ गई। यानी 2 इधर से थे, 2 उधर से, 2 उधर से थे, लेकिन इसके तरफ से 5 साहिबीन थे, 5 माहिरीन थे, और ये उन पर भारी पड़ गए। और जो दबाव बनाना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान की तरफ दब जाए, जिस तरह हिंदुस्तान दबा हुआ, जिस तरह हिंदुस्तान खामोशी का जवाब नहीं दे रहा, उसी तरह शायद रशिया भी खामोशी इख्तियार कर ले और उनकी शर्त कबूल कर ले। लेकिन रशिया ने अपनी पॉलिसी का सबूत दिया और अपनी जुरात और बहादुरी का सबूत दिया है कि उन्होंने अपनी शराइत पे डील करने की कोशिश की है। जो मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात है, जो बातचीत हुई है अलास्का में, वो बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि नाकाम है।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ट्रंप ने और पुतिन ने इस बातचीत को इंतहाई तामीरी करार दिया है, लेकिन नतीजा खैज करार नहीं दिया। और जैसा कि निज़ामी साहब ने कहा कि किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और आप देखेंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों ने खिताब किया, लेकिन मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और एक बात देखिए, तब्दीला 4 घंटों की हो ये मुलाकात रही है। एक तो 3 घंटे बातचीत हुई है यानी डेलीगेशंस की सतह पर, और दूसरे आप देखेंगे कि जैसे ही पुतिन पहुंचते हैं वहाँ पर, अमरीकी सदर अपनी लिमोजिन जो कार है वो लेकर आते हैं। पहले तो सुर्खकालीन इस्तकबाल किया जाता है, कोई मामूली बात नहीं है। फिर उसके बाद सदर पुतिन को ट्रंप अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं और दोनों बात करते हुए, वैसे भी ट्रंप को रूसी ज़बान आती नहीं, लेकिन पुतिन अंग्रेज़ी अच्छी तरह जानते हैं, और दोनों ने बातचीत की। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जैसे ही बातचीत के मुकाम पर जा रहे थे, दाखिल हो रहे थे, उस वक्त अमेरिका के B-2 स्टील्थ जो तैयारे हैं वो परवास कर रहे थे। इसका मतलब जो दिफाई माहिरीन है, मुबसरीन है, उनका कहना है कि ट्रंप दरअसल अपना रोब जमाना चाहते थे पुतिन पर, लेकिन पुतिन आप देखेंगे कि किस तरह है, बिल्कुल मजबूत यानी उनके अज़ाइम है, बुलंद अज़ाइम है। और वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है कि ट्रंप गुस्सा करते जाएं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोश बैठ जाएं। जिस तरह ज़ेलेंस्की में जोश है, उससे कहीं ज़्यादा पुतिन में जोश देखा गया। तो बहरहाल नाज़रीन, अब उन्होंने दावत भी दी है। जी, हाल ही में पुतिन ने दावत दिया है कि आप अमेरिका आइए, बल्कि मॉस्को आइए। जी, जैसा आपने अभी कहा कि पुतिन की जो मुलाकात हुई है, आलमी रहनुमाओं के दरमियान जिस तरह से मिला जाता है, जो वक़ार होना चाहिए एक ममालिक के सरबराह का, वो देखने को मिला है। उसके बरक्स हमारे मोदी जिस तरह से जाते हैं, पहले हाथ बढ़ा देते हैं और पहले गले मिलने की जो कोशिश करते हैं, उसके बरक्स यहाँ पर आपको देखा गया कि ट्रंप ने पहले हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, उसके बाद पुतिन जो है करीब आकर के उनसे हाथ मिलाया है। एक चीज़। दूसरा, इस मुज़ाकरात के बाद, बातचीत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें आपने गौर किया होगा, पुतिन ने कम से कम 8.5 मिनट तक गुफ्तगू की, और उनका लहजा बिल्कुल ही पुरएतमाद और एकदम बिल्कुल पुरसुकून था बनिस्बत ट्रंप के। तो जैसा आपने अभी कहा कि उन्होंने TUPV बम्बार उड़ा करके उन्होंने रोब जमाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि वो रोब जमाने के चक्कर में खुद ही जो है मरूफ होकर वापस चले गए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ड्रेसिंग का सवाल होता है या फिर वे ऑफ टॉकिंग जैसा है, यानी बातचीत का जो अंदाज़ होता है, लब और लहजा होता है और इशारे किनाए होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर देखा जाए दोनों में तो ऐसा लग रहा था कि बावक़ार अंदाज में, मोतबर अंदाज में और पुररोब अंदाज में अगर कोई चल रहा था तो वो पुतिन थे। और ट्रंप आप देखें 80 साल के हो गए बेचारे, किस तरह चलते हैं, फिर भी चलने की अच्छी कोशिश भी की, लेकिन अब देखना है कि आगे वो किस तरह गिरते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन का जो मसला है उस पे गिरने वाले हैं, ये तो यकीनी दिखाई देता है। क्योंकि हो सकता है उनका इख्तिदार मजबूत हो, उनके पास इख्तिदार, उनके पास हथियार, उनके पास टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जब कुदरत किसी को जलील करना चाहती है तो वो जलील होकर रहता है। और फ़लस्तीन के मसले पर ऐसा लगता है कि ट्रंप का अब जो बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह ट्रंप दहशतगर्दी की तायद कर रहे हैं, इसराइली दहशतगर्दी की, इसराइली दरिंदगी की, और इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम हो रहा है, जो उनकी नस्ली ततीर हो रही है, और उन्हें जिस अंदाज में यानी गजा को जिस अंदाज में कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। और आपको ये बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी, सरकारी आदत शुमार है, और 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है, जिसमें 200 से ज़ायद ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, और 195 ऐसे हैं जो भूख की वजह से जामे शहादत नोश कर चुके हैं। बच्चों की अक्सरियत है शोधा में और ख़वातीन की अक्सरियत है। और आज हाल ये है कि फ़लस्तीन में 60,000 से ज़ायद हामिला ख़वातीन है, लेकिन नाक़िस ग़िज़ा की वजह से उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा पैदा हो गया है, और उनके पेट में पलने वाले या नशोनुमा पाने वाले बच्चों यानी फ़लस्तीनियों को की ज़िंदगियों को भी ख़तरा लाहक हो गया है। लेकिन आपको अब बता दूँ कि 24 घंटे के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी जामे शहादत फिर नोश कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप को रूस और यूक्रेन की फिक्र है, लेकिन फ़लस्तीनियों की फिक्र नहीं है। यह भी खबर आ रही है कि वहां पानी आलूदा हो गया है, जिसके नतीजे में बीमारियां फैल रही हैं। नतीजे में अब यह फैसला किया गया है कि उन फ़लस्तीनियों को जुनूबी सूडान मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो क्या इसराइल को मुंतकिल कर दीजिए, फ़लस्तीनी को क्यों? बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पर ट्रंप का जो मसला है ना, ये ट्रंप सिर्फ ट्रंप नहीं है, बल्कि ये पूरे आलमी ज़मीर की जो है ना दुगली पॉलिसी की जो एक मज़हर है। यूक्रेन
اور رشیا کا جو مسئلہ ہے اور فلسطین اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، یہ دو مسئلے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ عالمی برادری انتہائی درجے کی دوگلی پالیسی اختیار کرتی جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ رشیا یوکرین میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہے اس پر اس کو رکوانے کے لیے، اس پر یوکرین پر دباؤ بنانے کے لیے آپ جو ہے نا اپنی پوری قومی خارجی پالیسی کو جو اس پر تھوپنا چاہ رہے ہیں رشیا کے اوپر، کہ کسی بھی حال یہاں تک کہ رشیا کے علاوہ آپ ہندوستان کو برباد کرنے کے چکر میں ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس رشیا کو جو ہے کس طرح مالی طور پہ اس کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ یوکرین پر حملہ بند کر دے اور یوکرین میں ہلاکت بند ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف آپ جو ہے اسرائیل کو ہر اعتبار سے مدد کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ اسرائیل دہشت گردی تو ہے، لیکن اسرائیل صرف ایک مکھوٹا ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس میں کوئی دوران آج فلسطین میں جتنی بھی ہلاکتیں ہو رہی ہے، وہاں جو معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، حاملہ خواتین کو جو شہید کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، وہ در حقیقت امریکہ، ٹوٹلی امریکہ اس کے پیچھے ہے، ورنہ بغیر امریکہ کے اسرائیل کا کچھ وجود کوئی بے معنی ہے۔ اور یہ 12 روزہ جو جنگ ہوا ایران اور اسرائیل میں، یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل اپنے آپ میں کوئی طاقت نہیں ہے، اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے وہ، جب تک کہ اس کے پشت پر امریکہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اس 12 دن کے اندر ایران نے اس کو اپنے گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا اور اسرائیل کو اس کی اوقات بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ ابھی آپ جس پر حملہ کر رہے ہیں نہ اس کے پاس باضابطہ کوئی فورس ہے، نہ اس کے پاس باضابطہ کوئی اسلحہ ہے، ارے روٹی نہیں ہے بھائی، روٹی کھانے کے نہیں ہے صاحب، آپ ان پہ حملہ کر کے اپنے آپ کو مردانگی ثابت کر رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اور جب یوکرین میں ہلاکت ہوتی ہے تو پوری مغربی دنیا چیخ پڑتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین ایک اور بات کرتے ہیں اور اس خبر کا تعلق بہار سے ہے۔ بہار تک کا جہاں تک سوال ہے، جسیم نظامی اچھا ہی نظر رکھتے ہیں بہار کی سیاست پر اور بہار کی پولیٹکس پر اور بہار کے سیاسی رہنماؤں پر۔ وہاں کیا ہو رہا ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ SIR کے ذریعے وہاں پر جو حقیقی رائے دہندگان ہے انہیں حق رائے دہی سے محروم کرنے کا پورا منصوبہ بنایا گیا تھا، اس سازش پر عمل بھی کیا جانے والا تھا، لیکن سپریم کورٹ وہاں پر آگے آیا۔ لیکن اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں بہار، جہاں راہل گاندھی کل سے ووٹ ادھیکار یاترا شروع کر رہے ہیں جو 1 سپٹمبر تک جاری رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہو رہا ہے، لیکن جسیم نظامی سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے کل سے راہل گاندھی جب سے وہاں سے مہادیو پورہ بنگلور کا جو واقعہ ہوا انہوں نے جو ثابت کیا، اس کے بعد سے انہوں کنٹینیو یہ عوام میں یہ بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹ چوری ہو رہی ہے اور ووٹ چوری کو روکنے کے لیے عوام کو آگے آنے پڑے گا، عوام کو سامنے لانے کے لیے اور عوام میں شعور بیداری پیدا کرنے کے لیے راہل گاندھی کل سے یعنی 17 اگست سے کنٹینیو جو ہے سو ووٹ ادھیکار ریلی کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں تمام بہار کی تمام اپوزیشن پارٹیاں انشاءاللہ اس میں شامل رہیں گی۔ اور صرف اپوزیشن پارٹیاں نہیں بلکہ وہاں کا جو ماحول مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے عوام جوش و خروش کے ساتھ اس ریلی میں ساتھ ہو رہے ہیں، اور راہل گاندھی کا جو منصوبہ ہے یا جو پلان ہے عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے، وہ الحمدللہ وہاں پر وہ شعور بیدار ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور لوگ اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن پیدا ہو رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں BJP کے لیے جو چال چلا گیا تھا وہ اسی پہ الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ میں مارواڑی گو بیک اور گجراتی گو بیک کی تحریک شروع ہوئی ہے، لیکن پروگرام کا وقت ہو چلا گیا ہے، اس لیے ہم دوسرے پروگرام میں آپ کو اس بارے میں بتائیں گے، اس خبر کا پوسٹ مارٹم ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے اور میرے ساتھی جسیم نظامی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔